नमस्कार। आज हम जिस विषय वस्तु पर बात करने जा रहे हैं वह शोध की दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और उसे हम सैंपलिंग या न्यादर्श के नाम से जानते हैं। जिस चराचर जगत में मानव रहता है उसमें उस जैसे जीवों की संख्या अरबों खरबों में है। जिस क्षेत्र पर शोध कार्य संपन्न किया जाना होता है उसमें सभी से आंकड़े इकट्ठे करना न तो तर्कसंगत है और न ही व्यवहारिक। जिस तरह भगोने में बनने वाले चावलों में से एक को निकालकर संपूर्ण के पकने का एहसास हो जाता है, यहाँ वो एक चावल प्रतिनिधिकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है। लेकिन मानव तो चेतन है और प्रत्येक मानव के कार्य, व्यवहार और सोचने के ढंग में बहुत फर्क है। इसलिए संपूर्ण जनसंख्या में से शोध हेतु प्रतिनिधिकारी जनसंख्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि सारे के सारे मानवों पर तो किया नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए हम वाराणसी परिक्षेत्र की बात करेंगे तो वाराणसी के सारे लोगों की पूरी पॉपुलेशन पर काम कर पाए तो बहुत दुष्कर कार्य है। इसलिए उसमें से कुछ लोगों को चुन लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है, जो कि रिप्रेजेंट कर सकें पूरे का, समग्र का। तो मानव की या सामाजिक शोध कार्यों में न्यादर्श का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। विज्ञान विषयों के परिक्षेत्र में न्यादर्श चयन की समस्या नहीं होती। यद्यपि न्यादर्श सैंपल तो वहां पर भी लिया जाता है, लेकिन इस तरह की समस्या नहीं होती, क्योंकि चेतन प्राणियों का व्यवहार बहुत अलग होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल अलग हो सकता है। एक ही परिवार में अगर मान लीजिए दो बहनें हैं तो हो सकता है कि एक सोमवार का व्रत रख रही हो और एक शनिवार का या बृहस्पतिवार का। इसी तरह से एक अगर पूजा कर रहा हो शंकर की तो दूसरा हनुमान का उपासक भी हो सकता है। मतलब मानव व्यवहार में बहुत फर्क है और इसलिए सभी में से कुछ कुछ का चयन करके हम प्रतिनिधिकारी शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो सैंपलिंग है, न्यादर्श है, ये एक महत्वपूर्ण कारक है और बिना इसके शोध का काम पूरा नहीं हो सकता मानव की परिक्षेत्र में। और खास करके जब हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो कोशिश ये रहती है कि सारे के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाए। अब इसके बारे में जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझ पाए कि ये न्यादर्श आखिर है क्या, सैंपलिंग है क्या। और इसको समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं का जिक्र करें। तो हम सबसे पहले जिन परिभाषाओं का जिक्र करने जा रहे हैं उन परिभाषाओं में विविधता इसलिए है कि विविध तरह के विद्वान के विचार भी विविध तरह के होते हैं और उसके बाद भी कुल मिलाकर के प्रयास सबका एक है, गंतव्य सबका एक है, मंतव्य सबका एक है कि समझ में आ सके कि क्या है सैंपलिंग, क्या है न्यादर्श। तो गुड व हैट महोदय ने इसके बारे में कहा कि एक निदर्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कि विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है। आप समझिए निदर्शन शब्द जो है वह इसी के लिए इस्तेमाल किया गया है, न्यादर्श के लिए। उसे निदर्शन भी कहा जाता है। तो एक बार गुड एवं हैट की इस परिभाषा को ध्यान दें कि एक निदर्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कि विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है। इसका आंग्ल वर्जन, ए सैंपल इज द नेम एम्प्लाइज इज ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज होल। ये गुड एंड हैट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक अपनी किताब के पेज नंबर 209 पर इस बात को कहा है। आप समझिए, बड़े स्पष्ट, कम शब्दों में अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया कि ये एक छोटा प्रतिनिधि है। संपूर्ण को रिप्रेजेंट तो करेगा लेकिन प्रतिनिधि छोटा है। दूसरी बात, दूसरा विचारक सेन पाओ येंग क्या कहते हैं इस संदर्भ में? इन्होंने कहा कि एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश है। लगभग वही बात है, शब्द यहां पर कुछ परिवर्तित हैं। तो ए स्टैटिस्टिकल सैंपल इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंटायर ग्रुप, ये कहा सेन पाओ येंग ने। और ये सेन पाओ येंग ने फैक्ट फाइंडिंग विद रूरल पीपल नामक जो एक पुस्तिका है
उसके पेज नंबर 35 पर कहा है। तो आप समझिए कि संपूर्ण के एक छोटे प्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण पर कार्य करना बहुत मुश्किल है। अगर हमने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग इस तरह का बिहेव करते हैं, तो सारे लोगों का आकलन करना और सारे लोगों तक अपनी क्वेश्चनर पहुंचाना, सारे लोगों तक अपना वो प्रपत्र लेकर के जाना, उनसे भरवाना बहुत ही दुष्कर कार्य है। ऐसी स्थिति में हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोगों का चयन कर लेते हैं और उसके आधार पर अपने कार्य को पूरा करते हैं। इस संदर्भ में बोगार्ट्स महोदय कहते हैं, इसको परिभाषित करते हुए, कि निदर्शन किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चयन करना है। इन्होंने भी बहुत साफ कर दिया कि मान लीजिए अगर 100 समग्र है तो उसमें से हम 2%, 4%, 10% जैसा भी हमारी स्थिति है, या फिर 1% या उससे भी कम का हम चयन कर लेते हैं। उसके आधार पर ये कहते हैं कि यह बात सत्य है और इस तरह के लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो इसके आधार पर हम अपनी रिसर्च को पूरा करते हैं। बोगार्ट्स महोदय ने जो कहा उसका आंग्ल वर्जन समझिए कि सैंपलिंग इज द सिलेक्शन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू ए प्री डिटरमाइंड प्लान्स। जो हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं, उस योजना के तहत हम उस तरह के लोगों पर जाकर के वहां से आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उस आंकड़ों के आधार पर अपने उस टेक्स्ट को जो हम देते हैं, उससे जो आंकड़े मिलते हैं, उसके आधार पर हम बताते हैं कि स्थिति इस तरह की है। तो इन्होंने सोशियोलॉजी नाम की एक पुस्तक लिखी थी और उसके पेज नंबर 548 पर इसका जिक्र किया है। एक और विद्वान हुए हैं पी.वी. यंग, बहुत ही प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने कहा कि एक सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघु चित्र अथवा प्रतिनिधि अंश है जिसमें से वह निदर्शन लिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम मान लीजिए सैनिकों पर काम करने जा रहे हैं और डाटा कलेक्ट करेंगे आम आदमी से, सिविलियन से, ऐसा नहीं होगा। हम जिसके संबंध में काम कर रहे हैं उसी का ही एक प्रतिनिधि अंश लेंगे। और ये बहुत ही साफ हो जा रहा है इनकी पी.वी. यंग महोदय की इस परिभाषा में कि एक सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघु चित्र अथवा प्रतिनिधि अंश है जिसमें से वह निदर्शन लिया गया है। इसका आंग्ल वर्जन समझिए कि ए स्टैटिस्टिकल सैंपल इज ए मिनिएचर पिक्चर और क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंटायर ग्रुप ऑफ एग्रीगेट from which the sample taken। और ये साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च नाम की पुस्तिका में पृष्ठ नंबर 302 पर ये दिया हुआ है। इनका ये विचार पी.वी. यंग महोदय का। तो मैं समझ रहा हूं कि सैंपल क्या है, निदर्शन क्या है, न्यादर्श क्या है, ये विविध नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका आशय समझ में आ गया होगा। और पी.वी. यंग महोदय की परिभाषा तो बहुत ही साफ कर दे रही है इस बात को, और उसको एक बार पुनः समझ लें कि एक सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघु चित्र अथवा प्रतिनिधि अंश है जिसमें से वह निदर्शन लिया गया है। तो अब ये निदर्शन स्पष्ट हो गया और ये न्यादर्श या सैंपलिंग जिसे हम कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं, यह स्पष्ट हो गया कि यह है क्या। शोध कार्य के लिए बहुत आवश्यक है और खास करके जो मानविकी परिक्षेत्र के शोध कार्य उनके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप कहते हैं कि 16 कोष पर वाणी बदल रही है, पानी बदल रहा है, व्यवहार बदल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम समग्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ काम करना पड़ेगा और ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। इसलिए कुछ का चयन कर लेना जो कि प्रतिनिधिकारी शक्ति के रूप में है, ये बहुत आवश्यक है। और ये सारे रिसर्चर इस बात को समझते हैं कि संपूर्ण पर कार्य नहीं किया जा सकता। संपूर्ण शोध सही ढंग से परिपूर्ण करने के लिए हमें सैंपल साइज रखना ही होगा कि हम इतने 400 लोगों पर काम कर रहे हैं, 1000 लोगों पर काम कर रहे हैं, उसके आधार पर फिर हम संपूर्ण को व्याख्यायित कर देते हैं। आखिर इस न्यादर्श के चयन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वाई इज देयर अ नीड फॉर सैंपल सिलेक्शन? तो हम कुछ बिंदुओं के तहत इस पर विचार कर लेते हैं कि इसकी सैंपल की आवश्यकता क्या है। और भी तरीके हो सकते हैं क्या शोध के? अगर है तो वो कौन से हैं?
हम विस्तार से तो बहुत बाद में, इसके बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम केवल ये समझने जा रहे हैं कि ये निदर्शन, ये न्यादर्श, ये सैंपल, ये है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों है, और इसके सिलेक्शन को हम करके अपना शोध कार्य तो पूरा करते हैं, लेकिन इसकी सीमाएं क्या है, केवल इतने पर बात करेंगे और इससे आगे की बात हम बात जो है बाद में करेंगे। तो न्यादर्श के चयन की आवश्यकता क्यों है, आइए इस पर विचार करते हैं। सबसे पहली बात, समग्र का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल। होल पर चूंकि कार्य नहीं किया जा सकता है, सारे लोगों पर कार्य करना संभव नहीं है और यह व्यावहारिक भी नहीं है, तो इसलिए समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति को हम यहां पर चुन लेते हैं। जिस तरह की जब जाड़े का मौसम चल रहा है, आलू के पराठे बन रहे होंगे, तो प्रत्येक आलू थोड़ी पिचका के देखा जाएगा, जबकि हम उसमें से एक निकाल करके और उसको देख लेंगे कि हाँ ये हो गया कि नहीं हो गया। तो वो जो आलू हुआ वो प्रतिनिधिकारी शक्ति हुआ। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि लगभग साइज एक जैसा हो तो ज्यादा अच्छा पता चल जाएगा। अब मानवों में उसका वो वर्ग जिस पर हमें कार्य करना है, मान लीजिए हम वकीलों पर कार्य कर रहे हैं तो हम सारा डाटा वकीलों से ही इकट्ठा करेंगे, लेकिन सारे वकीलों से इकट्ठा करना तो कठिन है, इसलिए समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक छोटे ग्रुप का चयन कर लेंगे जिससे कि हम अपने कार्य को अंजाम दे सकें। इसी तरह से मान लीजिए हमें जॉब सेटिस्फैक्शन का अध्ययन करना है और अध्यापकों के बीच में करना है, तो हम सारे अध्यापकों तक उस बात को पहुंचा पाए, सभी लोगों से अपना प्रपत्र भरवा पाए, उसके आधार पर डाटा कलेक्शन करना बहुत कठिन होगा। इसलिए हम उसमें से एक सैंपल साइज ले लेंगे कि हाँ हम 1000 लोगों का अध्ययन करेंगे और सब पर उसको अप्लाई कर देंगे। अगली बात, क्यों आवश्यकता पड़ती है सैंपल की, न्यादर्श की, दूसरी बात है समाज के समुचित निर्देशन हेतु। एक व्यक्ति संपूर्ण समाज पे काम नहीं कर सकता, समाज के बहुत सारे वर्ग बने हुए हैं, समाज में रहने वाले लोग बहुत सारी बातों में भिन्न हैं। अगर मान लीजिए हमें डाटा कलेक्शन करना है कि जो लैंडलाइन फोन है उनका बिल कैसा आ रहा है, तो जिनके पास है ही नहीं उनसे डाटा कलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उस वर्ग का ही चयन करेंगे जिनके पास लैंडलाइन फोन होगा। इसलिए समाज के अलग अलग वर्ग पर कार्य करने के लिए बहुत बड़ा परिक्षेत्र है, बहुत बड़ा समाज का जटिल एक संरचना है और उसमें से भी अलग अलग वर्ग इस तरह के दिखाई पड़ते हैं, तो उस वर्ग से संबंधित शोध कार्य के लिए हम उस परिक्षेत्र का ही चयन करते हैं और तभी हम समाज के उस क्षेत्र को निर्देशन दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ रिसर्चेज इस तरह की हो सकती हैं जिससे कि हम अध्यापकों को भी निर्देश दे सकें, जिससे हम प्रशासन को भी बता सकें कि हाँ इस तरह की स्थिति है, जिससे हम विद्यार्थियों को भी बता सकें कि इस तरह की स्थिति है, और जिससे विद्यार्थियों के माता पिता को बता सकें इस तरह की स्थिति है। तो समाज के इस वर्ग को निर्देशन करने के लिए हमारा वो शोध जिसको कि हमने सैंपल साइज के आधार पर ही पूरा किया हुआ है, उससे हम तथ्य निकाल सकते हैं। तो समाज के समुचित निर्देशन हेतु फॉर प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द सोसाइटी इसकी आवश्यकता महसूस होती है। एक और बात कि ये एक मितव्ययी प्रविधि है, इकोनॉमिकल मेथड है, क्योंकि अगर हम सबके पास जाएंगे उसको भरवा करके, हमने अपने जो प्रश्न पुस्तिका है जिस पर कि हमें रेस्पॉन्स लेना है उसकी 1000 प्रतियां छपवाई या फिर स्टैंडर्डाइज्ड है तो वहां से खरीदा, और अगर मान लीजिए हम बहुत बड़ा 10 लाख के लोगों पर उसको अप्लाई होना है, उसमें से हम रिप्रेजेंटेशन के लिए 1000 का चयन कर ले रहे हैं, तो 1000 ही तो छपवानी पड़ेंगी, 10 लाख तो नहीं छपवानी पड़ेंगी, इतना खर्चा होने से बच जाएगा। और है वही अध्यापक जिन पर हमें काम करना है, वही वकील जिन पर काम करना है, वही डॉक्टर्स जिन पर काम करना है, तो हम उसके एक छोटे प्रतिनिधि पर कार्य कर लेते हैं और उसके आधार पर सबके लिए निर्णय निकाल लेते हैं, क्योंकि यही व्यावहारिक है और यही प्रविधि मितव्ययी है। अगली बात, कुशल समय प्रबंधन संभव, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज पॉसिबल, ये इसके माध्यम से ही होता है, क्योंकि
प्रत्येक तक पहुंचने में हमें बहुत अधिक समय लगेगा, बहुत अधिक समय लगेगा, और उसके बाद भी उनसे रेस्पॉन्सेस मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, इस पर भी शंका है। तो ऐसी स्थिति में जो सेलेक्टेड लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं कि इसको भर के देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, इससे कोई अनर्थ होने नहीं जा रहा है, इससे वो कहीं फंस नहीं जाएंगे, तो उस वर्ग को हम चयन कर लेते हैं और ये देखते हैं सॉरी कि जो हमारे शोध कार्य के लिए आवश्यक है उस तरह का वर्ग वो है या नहीं है। इस चीज को हम ध्यान में रख के काम करते हैं, क्योंकि कम से कम शोध करने वाला इतना परिपक्व तो होता ही है कि वह इस बात को समझ सके, और इस सैंपल से मदद मिल जाती है और कम समय में हम अपने शोध के परिणाम तक पहुंच जाते हैं, जबकि इसमें भी कई वर्ष लग जाते हैं। सैंपल साइज को छोटा करने के बाद कार्य करने पर भी बहुत वर्ष लग जाते हैं। अगर मान लीजिए सब पर ही कार्य करना हो तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है जीवन भी छोटा पड़ जाएगा और हो नहीं पाएगा। इसलिए इस सैंपल की बहुत आवश्यकता है, न्यायादर्श की बहुत आवश्यकता है। अगली बात कि संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन संभव, स्टडी ऑफ एंटायर पॉपुलेशन इज पॉसिबल। सारे तक पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन एक सर्वव्यापी प्रभाव तो हम देख ही सकते हैं कि भाई जाड़े हैं तो सब लोग गर्म कपड़े धारण करेंगे, गर्मी है हल्के कपड़े धारण करेंगे, तो ये तो मानव के स्वभाव है और उसकी इस तरह की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ अपवाद हो सकते हैं, जो कि गंगा किनारे रहने वाले साधु एक लंगोटी में ही पूरा समय व्यतीत कर देते हैं, और जो सामान्य जनजीवन है वो प्रभावित हो जाता है उससे, उस ताप से, उस शीत से, उस वर्षा से। तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हम शोध कार्य सैंपल के आधार पर करते हैं और फिर संपूर्ण जनसंख्या पर उसको अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन लगभग हम मानकर चलते हैं इससे पूरा हो रहा है। दूसरी बात, गहनतम या शुद्धतम जानकारी संभव। सारे लोग ऐसे नहीं होते जो कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, और वो जो हमारा सेलेक्टेड मेथड है, वो जो हमारा एक प्रपत्र है जिस पर कि हम 5 पॉइंट स्केल पर या 11 पॉइंट स्केल पर या 3 पॉइंट स्केल पर रेस्पॉन्स ले रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया करना भी तो सबके द्वारा संभव नहीं है। तो हम जब एक सैंपल साइज बना लेंगे, जब हम एक न्यायादर्श सोच लेंगे कि हाँ इतने लोगों पे काम करना है, इसी जगह जाकर करना है, तभी वो सही जानकारी मिल पाएगी। और फिर लोग दूसरे भी वैसे ही हैं, तो उस शुद्धतम जानकारी को हम फिर इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ सामान्यीकरण हम उसे कर सकते हैं। अगली बात, असंभव परिक्षेत्र का अध्ययन संभव। स्टडिंग द इम्पॉसिबल एरिया इज पॉसिबल। असंभव शब्द को लोग कहते हैं कि ये नेपोलियन बोनापार्ट की डिक्शनरी में नहीं था, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि असंभव किसी चीज को मानना भी नहीं चाहिए। तो असंभव को संभव बनाने का ही तरीका है ये, जिसमें हम न्यायादर्श का चयन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना, प्रत्येक व्यक्ति से डाटा कलेक्शन करना और प्रत्येक व्यक्ति का मिल जाना, ये संभव हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन जैसे और लोगों से अगर हम आंकड़े इकट्ठे कर ले रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? और ये तो सामान्य सी बात है कि भाई वह भी व्यक्ति है, वह भी मानव है, वह भी भारतीय है, वह भी उस परिक्षेत्र का निवासी है जिस परिक्षेत्र पर हम काम कर रहे हैं। तो 100 की जगह अगर हम 10 पर लेकर काम कर लें तो कौन सी बुरी बात है? इसलिए उस असंभव जनसंख्या तक पहुंचना, उन पर शोध कार्य करना मुश्किल होने की वजह से इसकी आवश्यकता हमें महसूस होती है। एक और बात है कि जो पारिस्थितिकी प्रभाव है, जो परिस्थिति का प्रभाव है, उससे भी हम काफी कुछ अपने आप को बचा लेते हैं जब हम न्यायादर्श का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, हर समय मौसम तो एक जैसा नहीं है। मान लीजिए हमें बीकानेर पर कोई कार्य करना है,
अब बीकानेर गए, जा करके वहां पर रुके। अब रुकने के बाद पूरे दिन पानी बरस रहा है, या बहुत अधिक कोहरा छाया हुआ है, या जिन लोगों से इकट्ठा करना है, जिन लोगों से रेस्पॉन्स लेना है, उन लोगों तक पहुंचना दुष्कर हो रहा है। तो इस तरह की परेशानी तो तब है जबकि हमारा एक सैंपल साइज है, और अगर प्रत्येक तक पहुंचना हो तो कैसे संभव होगा। परिस्थितियां कभी कभी इतना विवश कर देती हैं कि 2-4 दिन का समय जो लेकर जाओ डाटा कलेक्शन के लिए, वो समय बेकार चला जाता है। 4 दिन का समय निकाल करके गए जैसे तैसे छुट्टी लेकर के, और उसके बाद तमाम परेशानियां सहते हुए, और वहां गए तो 4 दिन पानी बरसता रहा और लोगों से मिलना संभव ही नहीं हो पाया जिन लोगों से डाटा कलेक्शन करना था। तो परिस्थिति का प्रभाव भी होता है, और परिस्थिति के इस प्रभाव में काफी कुछ बचत हो जाती है जब हम सैंपल साइज चुन लेते हैं। जब हम ये सोच लेते हैं कि हाँ, प्रतिनिधिकारी शक्ति के रूप में हम इन्हें 1000 लोगों का अध्ययन करेंगे, इतने लोगों का अध्ययन करेंगे, तो परिस्थितियों के दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। तो ये वो वजह थी जिनकी वजह से आवश्यकता महसूस होती है इस सैंपलिंग की, न्यायादर्श की। शोध के परिक्षेत्र में काम करने वाले लोग ये महसूस करते हैं कि सैंपल साइज लेने के बाद भी बहुत अधिक परेशानियां हैं, बहुत अधिक कठिनाइयां हैं। मान लीजिए डीफ एंड डंप पे हमें काम करना है, और डीफ एंड डंप के उन लोगों पे काम करना है जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो हम डीफ एंड डंप के कॉलेजेस कहाँ कहाँ है वहां पर जाने की व्यवस्था करेंगे, जाकर के फिर उन बच्चों से बात करने की व्यवस्था करेंगे, उनसे रेस्पॉन्स लेने की व्यवस्था करेंगे। तो इतनी दूर तक जाना, इन स्थितियों में उसका आकलन करना, यह सब तो कठिन है ही। लेकिन अगर हम ये कहें कि सारे के सारे विद्यार्थियों का अध्ययन करेंगे, तब तो बहुत कठिन हो जाएगा। परिस्थितियों पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। पानी बरसने को हम रोक नहीं सकते, लू चलने को हम रोक नहीं सकते, बहुत अधिक कोहरे को हम रोक नहीं सकते। इन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए सैंपल साइज लेने पर हमें बहुत आराम हो जाता है, और इन सारी वजहों से ही हमें आवश्यकता है कि हम एक सैंपल रखें और उसके आधार पर कार्य करें, जिससे कि शोध कार्य अपने अंजाम तक पहुंच सके। अगली बात कि ये जो हम न्यायादर्श लेकर के और शोध कार्य पूरा करते हैं, क्या ये 100% सत्य होता है, 100% सही सच्चे अंजाम तक पहुंच सकता है? तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जिससे हमें ये महसूस होता है कि अभी और अधिक आवश्यकता है कि हम कोई ऐसा तरीका तलाश लें जिससे कि और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें, जो बिल्कुल सटीक परिणाम कहे जा सके। इनको हम सटीक परिणाम नहीं कह सकते। तो इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस ऑफ सैंपलिंग क्या क्या है, आइए इस पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि पूर्व धारणा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेजुडाइस। मतलब जो शोध करता है उसकी जो पूर्व धारणा है वो रिजल्ट को वहां पहुंचा देता है। वो स्टैटिस्टिकल डाटा में गड़बड़ी भी करता है, उसे लगता है कि नहीं यही परिणाम होगा। तो ये जो पूर्व धारणा है इसे हमें निकाल करके आना चाहिए, इसे हटा के आना चाहिए। सही शोध परिणाम के लिए आप ये समझिए कि हमें डाटा कलेक्शन करना चाहिए। कहते हैं ना कि डाटा खुद तो झूठा हो सकता है, संबंध झूठे हो सकते हैं, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते। तो हमें झूठा डाटा कलेक्शन नहीं करना है, या अपने आप नहीं बनाना है, या 100 पे काम कर लिया और उसको फिर 200 पर 250 का बता करके कैलकुलेट कर देना, ये सब अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। इससे सही परिणाम नहीं निकलेंगे। तो पूर्व धारणा जिनकी होती है वो उसको रिजल्ट को वहीं तक पहुंचा देते हैं। ये एक इस न्यायादर्श की व्यवस्था में एक बहुत ही बड़ी कमी है कि लोगों के इस पूर्व धारणा का प्रभाव इस पर पड़ जाता है। अगली बात, पक्षपात की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस। यानी कि अगर बाइस्ड हैं और बाइस्ड हैं तब फिर हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा, और ये सैंपलिंग लेने की व्यवस्था उस बाइस्ड व्यक्ति की पक्षधर हो जाएगी, और उससे फिर परिणाम कैसा प्राप्त होगा, वो भी बाइस्ड होगा। आप समझिए कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं और वो कहते हैं कि हमारे शोध का परिणाम यह है कि ऐसा हुआ, दूसरी पार्टी कहती नहीं ऐसा हुआ, तीसरे लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ। ये सब क्या है? ये बाइस्ड होने की वजह से इस तरह के निकल के आ रहे हैं, वरना सबको एक जैसी दिखेगी दुनिया।
ये अलग अलग चश्मा लगाने से अलग अलग तरह का रंग दिख रहा है, तो पक्षपात की संभावना है इस सैंपल साइज को लेने पर। अगर मान लीजिए एक कोई विशिष्ट पार्टी है एक्स, और एक्स पार्टी अपने आप को विशिष्ट दिखाना चाह रही है और दिखाना चाह रही है कि बहुत सारे लोग उसके फेवर में हैं, तो वो उसी तरह की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद उनसे नारे लगवाना या उनका प्रदर्शन और उसको सारी रिकॉर्डिंग करके और सबको दिखाएंगे। तो ये क्या है? ये पक्षपात है और ये बाइस्ड व्यवस्था है। ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगली बात, पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व दुष्कर, डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। हम कह तो देते हैं कि एंटायर का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, लेकिन एंटायर का रिप्रेजेंटेशन क्या वास्तव में भी होता है? अपने विवेक से सोच करके देखिए, वास्तव में भी एंटायर का रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता। अगर हम इसमें से कुछ ले रहे हैं तो वो उन कुछ तक की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सभी पर होल पर उसको अप्लाई कर देना ये कैसे उचित है? तो ये भी न्यायादर्श की एक सीमा है कि पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व बड़ा मुश्किल है, उसमें बहुत सारे वर्ग छूट जाते हैं, बहुत सारे वर्गों का बिल्कुल प्रतिनिधित्व हो ही नहीं पाता। भाई एक ही विषय पर बहुत सारे विचार हो सकते हैं, लोग अलग अलग तरह सोच सकते हैं, एक के लिए वो अच्छा एक के लिए खराब हो सकता है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए जो लोग मांसाहार करते हैं उनके लिए मांस एक आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो किस तरह से सोचते हैं कि किसी जीव की हत्या करना कितना गलत है। वो भी तो हमारी तरह आत्माधारी है, वो भी तो हमारी तरह जीव है। आप ये समझिए कि बहुत लंबे समय में हम इन निष्कर्षों तक पहुंच पाते हैं कौन सी बातें सच हैं, और धीरे धीरे सत्य स्थापित होता है। एक समय जिन देशों को आप बहुत ही विद्वान देश और विकसित देश मानते हैं, वहां पर एक कहा जाता था कि काले लोगों में आत्मा नहीं होती और औरतों में आत्मा नहीं होती, जबकि हिंदुस्तान में तो हर चेतन में, चाहे वह वृक्ष हो, चाहे वह पशु हो, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह कोरा यानी गोरा हो या काला हो, हर एक में आत्मा है। और हमारे धर्म ग्रंथ तो कहते हैं कि सब में उस ईश्वर को महसूस करना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति चलता फिरता मंदिर है, क्योंकि उसमें उस परमात्मा का विशिष्ट तत्व आत्म तत्व मौजूद है। तो आप ये समझिए सोचने का ढंग ही तो है कि हिंदुस्तान इस तरह से सोचता है। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व ये बहुत ही मुश्किल है। ये किसी भी क्षेत्र पर विशेष पर काम करके हम उसे पूरे विश्व के लिए या पूरे देश के लिए या बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए अप्लाई करते हैं, ये उचित नहीं है। ये भी इसकी एक सीमा है। अगली बात, योग्य कार्यकर्ता का अभाव। जब हमारा रिसर्च बहुत बड़ा होता है तो सारी जगह डाटा कलेक्शन के लिए खुद का पहुंचना मुश्किल होता है, और ऐसी स्थिति में हम अपने साथियों का, उन लोगों का सहारा लेते हैं जो कि जाकर के डाटा कलेक्शन करते हैं और जो प्रयोज्य के सामने बैठते हैं। प्रयोज्य को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से प्रभावित करता है और उनसे डाटा कलेक्शन में चूक संभव है। जो ज्यादा कुशल हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से डाटा लेकर के आएंगे और सही बात का संप्रेषण करके आएंगे, लेकिन सभी ने सही बात का संप्रेषण किया है, सभी उतने ही योग्य हैं, ये कहना तो मुश्किल काम है। अगली बात, प्रयोज्य की गंभीरहीनता। जिस पर हम काम कर रहे हैं वो कितना गंभीर है उसको देने में, अपनी प्रतिक्रिया देने में। अगर वो गंभीर नहीं है और ऐसे ही अंदाजे से निशान लगा दे रहा है तो हमारे परिणाम प्रभावित हो जाएंगे। तो एक तो हमने न्यायादर्श लिया हुआ है और उसमें भी हमारा एक सैंपल साइज है, उस सैंपल साइज में से भी कुछ लोग अगर गलत कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा शोध उससे प्रभावित हो जाएगा, और पूरे शोध का जो परिणाम निकल के आ रहा है जिसको कि हम सामान्यीकरण करने जा रहे हैं वो अपने आप में ही गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर इस तरह के गंभीरता से युक्त लोगों की संख्या अधिक हो जाती है तो निश्चित रूप से वो प्रभावित करेंगे हमारे शोध के परिणाम को। तो ये गंभीरहीनता ये भी एक वजह है, पर हमें सोचना पड़ेगा
कि क्या न्यायादर्श को लेना उचित है, और लेना उचित है तो इसमें कौन कौन सी सावधानियां रखी जाए, किन लोगों को शामिल न किया जाए। क्योंकि जब हम महसूस कर रहे हैं कि हाँ भी हमें इन तक पहुंचना है, इन तक पहुंचने के लिए हमने संबंध बना लिए, संपर्क ढूंढ लिए, और जब हम वहां पहुंच गए तो देखा कि वो तो इतना अधिक गंभीर ही नहीं है उस पर, और जो निशान लगा रहा है वो तुक्के से लगा रहा है, अंदाजे से लगा रहा है, वो उसका मतलब ही नहीं समझ रहा है। तो न्यायादर्श की यह भी एक सीमा है। अगली बात, जो यादृच्छिक तकनीक है, रैंडमाइजेशन है, जो उसको हमें ये कहें कि ये सर्वोत्तम तकनीक है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, ये बात तो सही नहीं है। क्योंकि रैंडम जो टेक्निक है, यादृच्छिक तकनीक है, इसमें होता क्या क्या है, इसमें या तो हम लॉटरी सिस्टम के आधार पर सिलेक्शन करते हैं, तो लॉटरी एक तो कई तो है, लॉटरी मेथड से अगर हम तलाश कर रहे हैं तो ये भी सही है कि हाँ भाई हमने बहुत सारे वो डाल दिए, उसमें से किसी एक को निकाल रहे हैं और उस एक को निकाल कर कह रहे हैं कि हाँ ये इसका प्रतिनिधि है। लेकिन वह बाई चांस भी तो हो सकता है, हमारे खड़े होने के एंगल से प्रभावित हो सकता है, या हमारी दुष्टता का प्रभाव भी उससे पड़ सकता है, या फिर हमारी सोच का प्रभाव पड़ सकता है कि हमने हाथ डाल के सबसे नीचे से पर्ची निकाल रहे हैं, ऊपर से निकाल रहे हैं, ऐसे ही उठा दी। तो ये जो लॉटरी सिस्टम है, इसे हम क्या 100% उचित और अच्छा कह सकते हैं? ये वाइस्ट भी हो सकता है, टक्कर वाला भी हो सकता है। एक और हम काम करते हैं कि जैसे हमारे आपस में देखते हैं टीम को सिक्के को उछाल करके, चलिए सही है, काम चल जाता है कि हाँ चलो भाई एक दो में से एक का चयन करना है तो सिक्का उछाल काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम किसी विचार का निर्णय सिक्का उछाल करके लेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उस सिक्के को पता नहीं है, वो चेतन नहीं है, वो विवेक नहीं है उसमें, और वो किस तरह की स्थिति एक न एक तो आएगी ही। अब वो उचित है नहीं है इसका निर्णय कौन करेगा? इसलिए ये तकनीक भी बहुत अच्छी नहीं है। यादृच्छिक तकनीक में ही आता है सिक्के को उछालने वाला क्रम। और इसी तरह से एक होता है पासा फेंक के, पासा फेंकना भी आप समझिए रैंडमाइजेशन जरूर है और निष्पक्ष आप कह सकते हैं काफी हद तक। इस तरह से आंखों पर पट्टी बांध करके, अभी तक तो आपने देखा होगा न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी हुआ करती थी, अब नहीं होगी, अलग की बात है। लेकिन जो है आंख पर पट्टी बांध करके हम निष्पक्ष हो जाएंगे, यह भी संभव नहीं है। बहुत सारी और बातें हैं जो इस चेतन व्यक्ति को एहसास करा देंगी कि वह कौन है। अब जब यह एहसास हो जाएगा तब फिर हम निष्पक्ष रह पाएंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए ये रैंडमाइजेशन की ये टेक्निक भी बहुत अच्छी टेक्निक नहीं कही जा सकती। इस तरह से आपने वो देखा होगा रामचरितमानस में एक प्रश्नावली बनी हुई है, उस पर हम कोई शलाका रख देते हैं, फिर उससे नवाक्षर ले लेकर के एक दोहा बन जाता है, उस दोहे का अर्थ फिर हम सोचते हैं कि ये हमारा भाग्य है। तो वो शलाका हो सकता है कि अभी इस पर रखी गई है, थोड़ी देर बाद आप रखोगे तो कहीं और रख दोगे, कहीं और रख दोगे, तो ऐसा भाग्य निश्चित भाग्य कैसे हो सकता है? या ये तकनीक सर्वोत्तम तकनीक कैसे हो सकती है शलाका वाली? तो रैंडमाइजेशन की जो हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, यादृच्छीकरण की जो हम तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस सैंपल साइज के लिए, तो ये बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ये भी उसकी एक सीमा है। अब तक का जो कुछ भी हमने विवेचन किया है, ये संपूर्ण विवेचन न्यायादर्श के बारे में बताने में सक्षम है कि न्यायादर्श है क्या, सैंपलिंग है क्या, और सैंपल हम लेते क्यों हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, और इसमें क्या क्या कमियां हैं ये भी। लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानना शोधार्थियों और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है। हमने अभी केवल ये समझ लिया है कि न्यायादर्श क्या है, न्यायादर्श की आवश्यकता क्यों होती है, और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। लेकिन शोध के विद्यार्थियों को इसके प्रारूप के बारे में समझना, इसकी और गहनतम जानकारी और भी आवश्यक है। इस पर जो है आगे एक और वीडियो बना करके उसके माध्यम से आप तक संप्रेषित करने का प्रचार किया जाएगा। और ये जो प्रयास हम करेंगे
उससे मैं समझता हूँ न्यायादर्श बहुत अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अभी केवल यह स्पष्ट हो पाया कि न्यायादर्श क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। और अगर मान लीजिए इस संपूर्ण जो कुछ भी मैंने यहाँ पर कहा है इसको आप लिखित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो ये गूगल पर educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा। यूट्यूब पर तो एजुकेशन आचार्य पर यह है ही, और इससे अगली जब वीडियो बनेगी जिसमें कि प्रारूप का जिक्र होगा कि न्यायादर्श का प्रारूप क्या है, संभाव्य और असंभाव्य, प्रोबेबल नॉन प्रोबेबल, और उसके फिर सारी सब कैटेगरीज, इन पर हम आगे विचार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।